कहते हैं जब इंसान के ऊपर इश्क का भूत सवार होता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। चाहे वो किसी रिश्ते में बंधा हो, पति पत्नी के रिश्ते में बंधा हो, भाई बहन के रिश्ते में बंधा हो, लेकिन जैसे उस पे इश्क का भूत सवार होता है, हवस का भूत सवार होता है, तो फिर उस सारे बंधनों को तोड़ करके वो एक नए बंधन में बंधने की कोशिश करने लगता है। एक नए रिश्ते की तलाश में वो जुट जाता है। जब उस व्यक्ति की, जब उस औरत की या फिर आदमी की जो इच्छा होती है, जब वो शारीरिक इच्छा होती है जो पूरी नहीं होती है, लेकिन इस शारीरिक इच्छा को पूरी करने के लिए जब चंद सुख के लिए एक व्यक्ति या फिर एक औरत एक खौफनाक कदम उठा लेते हैं तो फिर वाकई जो उसका अंजाम होता है बड़ा ही बुरा आता है। दरअसल एक औरत ने ऐसे ही अपना एक कदम उठाया और उस कदम का जो अंजाम होता है बड़ा ही बुरा होता है। एक व्यक्ति के गुप्तांग के लगभग 25 से ऊपर टुकड़े कर दिए जाते हैं। आखिर वजह क्या रही होगी जिस वजह से इतना खौफनाक कदम उठाना पड़ा? आखिर वो व्यक्ति कौन होता है? जानने वाले हैं। इस पूरी कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा। वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाला विषय है। जैसे ही इस घटना की चर्चा गांव में उठती है, जैसे ही गांव वालों को पता चलता है, तो वो पूरा गांव ही नहीं बल्कि पूरा मध्य प्रदेश हैरान हो जाता है और दहशत से भर जाता है कि वाकई दुनिया में ऐसे ऐसे कठोर दिल इंसान है जो इतना खौफनाक कदम उठाते हुए भी उनके हाथ पैर नहीं कांपते। तो आज की जो सच्ची घटना है वो मध्य प्रदेश की है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है, सागर जिला, और इसी सागर जिले का एक गांव लगता है जिस गांव का नाम पिंडरवा रहता है। इसी पिंडरवा गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम रोशन होता है, रोशन उर्फ रामू। रोशन की एक बीवी होती है जिसका नाम मोहिनी होता है। जैसा नाम था उसका मोहिनी, वैसे ही उसकी सूरत थी, वैसे ही वो खूबसूरत थी, जिसको देखने के बाद कोई भी उसको उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता था, उसके पीछे पागल हो जाता था। दरअसल जो रामू था और मोहिनी था, ये दोनों आदिवासी होते हैं, लेकिन मोहिनी को देखने के बाद ऐसा लगता ही नहीं था कि ये आदिवासी है। वो जंगल के बाहर उनका कुछ खेत होता है और उसी खेत में वो झोपड़ी डाले होते हैं। गांव से उनको कोई मतलब नहीं होता है और वहीं पर रह रहे होते हैं। वहीं पर उनके जो जीवन की नैया थी वहीं पर पार हो रही थी और रामू और मोहिनी अपने जीवन में बड़ा ही खुशहाल थे। एकदम उनकी जो जीवन था वो मस्त चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था उनके जीवन में। लेकिन जो रामू होता है वो धीरे धीरे उसकी उम्र ढलती जाती है, लेकिन रामू का एक अच्छा सा दोस्त होता है, बहुत ही प्रिय होता है, जिसका नाम विनोद होता है। दरअसल विनोद और रामू की आए दिन बहुत बनती थी, लेकिन जो विनोद होता था, जो था, उसकी कहीं ना कहीं जो नीयत थी वो उसकी बीवी के प्रति खराब हो गई थी। दरअसल मोहिनी को विनोद मन ही मन चाहने लगा था, लेकिन जो मोहिनी थी वो अपने पति के सिवा किसी को नहीं चाहती थी। उसको बस इतना था कि जो विनोद है वो उसके पति का दोस्त है और इन दोनों की दोस्ती है तो सब कुछ सही है। वक्त गुजर रहा था, लेकिन जो विनोद होता है, विनोद की जो पत्नी थी कुछ समय पहले ही उसको छोड़ करके जा चुकी थी। विनोद का जो जीवन था लगभग 4 सालों से अकेले गुजर रहा था, अकेले कट रहा था। अब कुछ ही समय, यानी कि लगभग 1 साल हुए हैं जब रामू और मोहिनी अपने उस खेत में झोपड़ी बनाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं, क्योंकि रामू को जो उनके गांव का एक जमींदार होता है वो अपना खेत दे देता है कि आप इसको जोतिए बोइए। जो रामू होता है उसको आधा पे खेत पे, यानी कि जो भी हिस्सा उसको मिलता, जितना भी खेत में पैदावार होगी उसका आधा हिस्सा खेत वाले को और आधा हिस्सा वो खुद रखता था। जो विनोद है, विनोद आए दिन उसके घर आया करता था और घंटों बैठ करके रामू और विनोद की बातें हुआ करती थी। लेकिन जो विनोद है उसकी निगाहें कहीं ना कहीं बस मोहिनी को ढूंढा करती थी, मोहिनी को पाने की उसके मन में लालसा हुआ करती थी। ऐसे 1 साल का वक्त गुजर जाता है, दूसरा साल आता है, लेकिन जो मोहिनी है विनोद को भाव ही नहीं देती है। लेकिन कहते हैं कि एक स्त्री आखिर एक व्यक्ति को कब तक इग्नोर कर सकती है। जो विनोद है उस पर डोरे डाला करता था, जो भी उसको इच्छा होती थी, जो भी उसको चाहिए होता था, कभी रामू कह दिया करता था कि ला करके उसको दे दो, वो ला करके दे दिया करता था। दरअसल इसके जीवन में जो खुशियां थी विनोद की वो छीन चुकी थी और कहीं ना कहीं वो एक औरत की उसको तलाश थी जो उसकी शारीरिक इच्छा को पूरी कर सके। अब वो इच्छा पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं एक उम्मीद की नई किरण मोहिनी की में उसको नजर आती है। दरअसल जो रामू होता है अब ऐसे ही उसका जीवन कट रहा होता है, लेकिन
जो रामू था वो खेत में काम करके इतना थक जाया करता था कि फिर वो मोहिनी को शारीरिक सुख नहीं दे पाया करता था। अब ऐसे ही देखिए, अब जो मोहिनी थी उसको शारीरिक सुख की जरूरत हुआ करती थी, तो जो विनोद है, अब कहीं ना कहीं विनोद उसको शारीरिक सुख देने के लिए उतावला हुआ जाया करता था। एक दिन जो विनोद होता है किसी काम से उसके घर आता है तो पता चलता है कि जो रामू है वो किसी काम से शहर गया हुआ है, उसको कोई काम है। अब जैसे ही विनोद को ये बात पता चलती है, वो मोहिनी की हाथों को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारा दीवाना हूँ, मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं दिखता है? मैं तुम्हारी चाहत में पागल हूँ। क्या तुम मैं मुझसे प्यार नहीं कर सकती? अब इस पर जो मोहिनी होती है, मोहिनी को भी उसकी चाहत का अंदाजा तो था ही, क्योंकि जब भी मोहिनी और विनोद एक दूसरे को देखा करते थे, दोनों में वो उत्सुकता आती थी और दोनों एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा दिया करते थे। उस दिन मौका था तो मोहिनी ने भी हाँ कर दिया, कहा कि चाहती तो मैं भी हूँ, लेकिन अपने पति के सिवा पति को धोखा नहीं दे सकती। इस पर विनोद होता है वो कहता है कि कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं तुम्हारे पति से कहूंगा, हम दोनों के बीच की बात हम दोनों तक ही रहेगी, तीसरा कोई जानेगा नहीं। इस पर मोहिनी जो होती है वो तैयार हो जाती है और उस दिन से उन दोनों के बीच में वो सिलसिला शुरू हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए था। इधर विनोद और मोहिनी के बीच में शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाता है और ऐसे ही ये शारीरिक संबंध बनने का सिलसिला धीरे धीरे बहुत लंबा चला जाता था, क्योंकि अब उस खेत में, उस सुनसान जगह में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ करता था जो आया जाया करे, क्योंकि बस वहां पर उन्हीं दोनों का खेत हुआ करता था और वहां पर वो लोग झोपड़ी डाल करके रहा करते थे। साथ ही साथ जंगल का एरिया भी था। इनको कोई देखने वाला नहीं होता था। जब भी इनको मौका मिलता था विनोद और मोहिनी को, ये दोनों अपनेपन की आग को बुझाया करते थे। एक दिन जो रामू होता है वो कहता है कि वो शहर जा रहा है और उसको आने में वक्त लग जाएगा, वो शाम हो जाएगी। यानी कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशन था लगभग 6 महीने से ऊपर गुजर चुका था। रामू बाजार के लिए चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाजार के लिए जाता है तब तक मोहिनी अपने प्रेमी यानी कि विनोद को इशारा करती है, फोन करके बोलती है कि जो मेरा पति है अब वो चला गया है, आ जाओ, हम लोग वो काम करेंगे जो करना चाहिए। अब इस पर जो विनोद होता है वो अपनी बाइक उठाता है और कुछ ही दूरी पर वो रहता है, फिर वहां से तुरंत चला आता है मोहिनी के घर पे। मोहिनी के घर पे जैसे ही आता है तो फिर मोहिनी कहती है कि आ जाओ। जैसे वो अंदर आता है तो फिर मोहिनी कहती है अच्छा थोड़ा सा रुक जाओ, मैं ये जो दरवाजा है इसका जो कुंडी है उसको कम से कम लगाने दो। इस पर जो व्यक्ति होता है यानी कि जो विनोद होता है वो कहता है, उसको टाइम ही नहीं देता है और फिर उसको उस अपने जोश में आगोश में इतना खो जाते हैं कि वो मोहिनी को गोद में उठाता है, उठा करके लेके जा करके बिस्तर पे पटक देता है और उसके साथ शुरू हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के आगोश में इतने खो जाते हैं कि इनको पता ही नहीं चलता है कि बाहर भी एक दुनिया है जिस दुनिया से वो लोग अनजान थे। वो लोग अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि आखिर चोरी कब तक छुप सकती है। इधर रामू तो जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसने जो पैसे लेने थे उसको, वो पैसे न लेकर के उसने दूसरे पैसे ले लिए थे और वो भी पैसे बहुत कम थे। जितने उसको आवश्यकता थी उतने पैसे उसके पास नहीं होते हैं, क्योंकि जिस कुर्ते को पहन करके गया था, जिस कपड़े को पहन करके गया था, उस कपड़े में पैसे कम थे। अब उसी कपड़े को लेने के लिए वो वापस आता है, उसी पैसे को लेने के लिए वापस आता है। जैसे ही वापस आता है तो फिर देखता है कि उसके घर की जो कुंडी है वो खुली हुई है और जो रामू है वो सीधा अपने घर में चला जाता है। यानी कि जो एक करकट का घर था, आगे झोपड़ी बनी हुई थी, तो फिर उस सीधा वो अंदर जाता है। तो फिर जैसे जाता है तो फिर देखता है कि उसकी जो पत्नी है और उसका जो दोस्त है विनोद, ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में, ये दोनों एक दूसरे के आगोश में खोए हुए हैं। इन दोनों को जैसे ही इस स्थिति में देखता है, जो रामू था वो मारे गुस्से के एकदम लाल हो जाता है और जोर से अपनी बीवी को डांटता है। और जैसे ही बीवी को डांटता है, जो बीवी सुनती है उसके पति की आवाज को, तो वो बौखला जाती है। वो तुरंत वहां से उठ करके अलग होती है, लेकिन उसके बदन पे एक भी कपड़े नहीं होते हैं। वो खुद को बेहद शर्मिंदा महसूस करती है। इधर जो विनोद होता है उसके भी बदन पे एक भी कपड़े नहीं होते। खुद को वो समेटता है, जल्दी जल्दी वो दोनों कपड़े पहन रहे होते हैं। जो विनोद है वो अब देखता है कि जो रामू है वो तो एकदम गुस्से में है, लेकिन रामू जो था वो अपनी पत्नी को डांटता है, फटकारता है भले, लेकिन वो विनोद को कुछ भी नहीं बोलता है। वो कहता है कि तुमने जो किया है वो जिसकी मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी, जिसकी मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी, तुमने वो कदम उठाया है, तुमने वो गलती कर दी है। इस पर विनोद कुछ बोलता नहीं है और वहां से चला जाता है, धीरे धीरे वहां से खिसक लेता है। जो विनोद चला जाता है तो फिर रामू अपनी पत्नी यानी कि मोहिनी को समझाता है और कहता है ये जो तुम कर रही हो
क्या ये सही है? अगर किसी को पता चलेगा तो क्या हमारे बारे में सोचेंगे, क्या हमारी इज्जत रह जाएगी? मैं चाहता तो तुम्हें मार भी सकता हूँ, पीट भी सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें गाली भी दे सकता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मैं तुमको कुछ भी नहीं करना चाहता, लेकिन तुम बताओ कि तुम ये जो कर रही हो, क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? अगर मुझसे खुश नहीं हो, अगर तुम उसी से खुश हो, तो तुम शौक से जाकर के उसके साथ रह सकती हो, उसी से शादी कर लो। क्योंकि अब जब तुम मेरे साथ रहोगी और दूसरे व्यक्ति को घर में बुलाओगी, तो फिर अगर गांव वालों को पता चलेगा या फिर कोई अगर व्यक्ति तीसरा अगर देखेगा ही, तो हमारी कितनी बदनामी होगी। मैं इस बदनामी के बोझ को नहीं ढो सकता, नहीं झेल सकता, और मैं ऐसे जीवित नहीं रह पाऊंगा। अगर तुम उसी के साथ खुश हो तो शौक से चली जाओ, बाकायदा जो रीति रिवाज है उस रीति रिवाज के साथ जाओ, वहां पर शादी करो उसके साथ और उसी के साथ रहो, ताकि कोई तीसरा व्यक्ति हमें ताना तो नहीं मारेगा कि तुम्हारी बीवी दूसरे के साथ सो रही थी। इस पर जो मोहिनी थी काफी समझदार औरत थी। अब उसको ये बात समझ में आती है, उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि उसने चंद मिनट की खुशी के लिए, अपने शारीरिक सुख के लिए, चंद सुख मिनट के सुख के लिए वो बेहद गलत और बहुत ही बड़ा गलत कदम उठा रही थी। अब उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसका जो पति है बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज व्यक्ति है, बहुत ही सज्जन व्यक्ति है। वो जो कर रही है वो बहुत गलत कर रही है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इसीलिए जो रामू है, अब तो वहां से वो फिर जाता है, चला जाता है, और कुछ समय बाद जो विनोद है फिर से उसके पास आने की कोशिश करता है, उसको बार बार फोन करता है, लेकिन जो मोहिनी है वो फोन कट कर दिया करती थी और बार बार उसको मना भी किया करती थी कि तुम मुझे फोन मत किया करो, अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना। मेरा पति जो है बहुत ही सीधा व्यक्ति है और वो चाहता तो मुझे मार भी सकता था, पीट भी सकता था, लेकिन वो मुझे कुछ भी नहीं बोला। इस पर जो विनोद है वो एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। जब भी उसको लगता कि उसका जो पति है वो बाहर गया हुआ है, तो वो मौके का फायदा उठा करके उस मोहिनी के घर पे पहुंच जाया करता था और फिर उसके साथ जोर जबरदस्ती किया करता था, उसके साथ रेप किया करता था, संबंध बनाया करता था। फिर वहां से जब उसका काम पूरा होता था तो फिर वहां से वो अपने घर चला जाया करता था। अब ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। जो मोहिनी थी अब वो परेशान हो चुकी थी, क्योंकि मोहिनी को भी वो अब डर सताने लगा था कि कहीं उसके अगर पति को दोबारा से पता चल गया कि उसका उसका जो पत्नी यानी कि मोहिनी का जो प्रेमी है वो वापस से फिर से आ रहा है और उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है, तो फिर वो उसको बहुत ही बुरा भला कहेगा और फिर वो जो उसका विश्वास है दोबारा से टूट जाएगा। इस पर जो मोहिनी है उसको बार बार मना करती है, विनोद को बार बार मना करती है, लेकिन वो कुछ सुनता नहीं है। अब इसीलिए मोहिनी ने अपने भाई का सहारा लिया। इस भाई का नाम दिनेश होता है। दरअसल अपने भाई दिनेश को वो सारी बातें बताती है, कहती है कि एक गांव का ही व्यक्ति है जिससे मेरे गलती से पहले अफेयर हो गया था और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बने थे, लेकिन अब जो व्यक्ति है अब मुझे परेशान कर रहा है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन उसके बावजूद वो मुझे परेशान कर रहा है और मैं इस चीज से परेशान हो चुकी हूँ। इस पर जो दिनेश होता है वो कहता है कि ठीक है। अब वो दोनों यानी कि बहन और भाई मिल करके एक षड्यंत्र बनाते हैं और उसी षड्यंत्र के तहत जब रामू को बाजार भेज देती है उसकी पत्नी और वो बाजार जाता है किसी काम के लिए, वहां से कुछ उसको सामान लेने होते हैं और उसी सामान को लेने के लिए वो चला जाता है बाहर। इतने में जो मोहिनी है जैसे ही उसको पता ही था कि जैसे ये रामू जाएगा उसका जो प्रेमी है यानी कि जो विनोद है वो वापस घर में वापस से आ जाएगा। जो उसका भाई है दिनेश वो घर ही में छुपा रहता है और जैसे ही विनोद घर में घुसता है और जैसे ही उस औरत के साथ पास जाता है, इतने में जो लड़की होती है यानी कि जो मोहिनी होती है, मोहिनी उसको डांटती है, फटकारती है। इतने में दिनेश आता है पीछे से और उसके सिर पर एक जोरदार वार कर देता है, जिससे वो व्यक्ति वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जैसे ही उसको फिर होश में आता है वो फिर जो औरत है वो उसको लाठी डंडों से वो बहुत पीटते हैं और पीटने के बाद फिर कैंची रहती है, उसी कैंची से अलग अलग हिस्सों को काटते हैं। यानी कि उसके गुप्तांग को एक ब्लेड रहता है बड़ा सा, यानी कि कह लीजिए कि चाकू होता है, उसी चाकू से धारदार चाकू से काटती रहती है और उसके गुप्तांग के कई टुकड़े कर देती है, यानी कि लगभग 25 से ऊपर टुकड़े कर देती है। और उसके बाद फिर उसको उसके जो पिछवाड़ा होता है उसमें कैंची होती है, उसी कैंची से ताबड़तोड़ वार कर रही होती है उसके पेट में, उसके सीने में, ऐसी ऐसी जगह वार करती है जहां से उसको ये लगे कि हाँ ये मर चुका है। कुछ समय के बाद जो विनोद है वो तड़पना बंद कर देता है और जब वो तड़पना बंद करता है उसको लगता है कि वो मर चुका है, तो फिर विनोद को लेकर के जो मोहिनी थी और जो दिनेश होता है ये दोनों उसको वहां से उठाते हैं और उठा करके ले करके जाते हैं जंगल के बीचों बीच और वहीं पर उसको छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पर किसी को पता नहीं चलेगा, चील कौवे जो होते हैं जानवर होते हैं इसकी बॉडी को खा जाएंगे और किसी को भनक भी नहीं लगेगी, क्योंकि जंगल जो होता है वो बड़ा होता है। लेकिन कहते हैं कि गुनाह को कितने भी शातिर तरीके से अंजाम दिया जाए लेकिन अपराधी बच नहीं सकता।
इधर जो मोहिनी होती है और दिनेश होता है उसको छोड़ करके घर पे आते हैं और घर की अच्छे तरीके से साफ सफाई कर देते हैं, जैसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। उधर जो जंगल था उसी जंगल में वो लोग दिन में ये कांड किए थे और शाम के वक्त थे कुछ जो लकड़हारी होती हैं, जो गांव की जो औरतें, आदिवासी एरिया था वहां पर जो औरतें थी लकड़ी बीनने वाली, वो जाती है तो देखती है कि एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है तो वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती हैं। एक छोटा लड़का होता है वो दौड़ता हुआ गांव में जाता है और गांव में जाकर के सारी बातें बताता है कि एक व्यक्ति की गांव में जंगल में लाश पड़ी हुई है। अब जैसे ही गांव वाले सुनते हैं सभी लोग भागे दौड़े वहां पर मौके पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद से फिर उसकी बॉडी को जैसे ही लोग देखते हैं सभी लोग हैरान हो जाते हैं, जिस प्रकार से जिस बुरी स्थिति में उसको मारा गया था, उसके बदन पे एक भी कपड़े नहीं होते हैं, उसके गुप्तांग को काट दिया गया था और काट करके अलग कर दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि वो एक नपुंसक व्यक्ति है, क्योंकि जो मोहिनी थी उसको उसी चीज से ज्यादा एलर्जी हो चुकी थी, क्योंकि वो उसी की हवस आग को बुझाने के लिए वो आया करता था उसके पास और वो नहीं चाहती थी लेकिन उसके साथ जबरदस्ती होती थी। बात पुलिस तक पहुंचती है, मौके पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस पहुंच करके फिर उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन पता चलता है कि जो इसके साथ हैवानियत बहुत ही बुरी तरीके से की गई है। फिर उस गांव के लोगों से पूछताछ की जाती है लेकिन वो कहते हैं कि उनको कुछ भी नहीं पता, लेकिन एक नाम आता है और वो नाम आता है, वो कहते हैं कि ये तो विनोद है। और विनोद जो कि गांव के बाहर यानी कि जंगल से कुछ दूरी पर ही वो खेत में ही अपना मकान बना करके वहीं पर रहता था, लेकिन उसकी का कुछ दूरी पर ही यानी कि लगभग 1 किलोमीटर की लगभग दूरी हुआ करती थी और उसी दूरी पर ही एक और व्यक्ति है जिसका नाम रामू है, शायद वो आपको कोई सच्चाई बता सके। तो जो पुलिस की टीम है वो सीधा रामू के घर पे पहुंचती है। अब जैसे ही रामू के घर पे पहुंचती है, रामू उस टाइम पे घर पे होता है, जैसे पुलिस को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो कहता है कि आखिर पुलिस क्यों आ गई। अब पुलिस रामू से पूछताछ करती है लेकिन वो कहता है कि वो तो अभी बाजार से आ रहा है, अभी तो उसको कुछ भी नहीं पता है। लेकिन जो पुलिस है, अब पुलिस जो उसकी पत्नी होती है मोहिनी से पूछताछ करती है तो मोहिनी कहीं ना कहीं जवाब देने में अटक रही होती है, लेकिन जो पुलिस थी, पुलिस का सीधा जो शक की सुई थी वो कहीं ना कहीं मोहिनी पर अटक जाती है कि मोहिनी कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रही है। अब जैसे ही मोहिनी को पुलिस उठा करके थाने लेकर जाती है, रामू गिड़गिड़ा रहा होता है कि मेरी पत्नी का कोई कसूर नहीं है, आप इसे जबरदस्ती क्यों उठा करके लेके जा रहे हैं। क्योंकि अब रामू जो था अब वो अकेला हो गया था, घर में कोई व्यक्ति नहीं होता है। जो रामू होता है पुलिस थाने में भी जाता है और उस औरत से जब पुलिस पूछताछ कर रही होती है तो जो मोहिनी होती है वो ज्यादातर टिक नहीं पाती है और वो सारी सच्चाई सामने रख देती है कि वो जो व्यक्ति था यानी जो विनोद था वो आए दिन उसके साथ रेप करता था और इसी वजह से उसने ऐसी घटना को अंजाम दिया। लेकिन जब पुलिस पूछती है कि तुमने अकेले इस घटना को कैसे अंजाम दिया, तो वो कहती है कि मैंने अकेले नहीं दिया, लेकिन वो अपने भाई को बहुत तरह से बचाना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने जब घुमा करके जब सवाल पूछे उससे तो फिर उन्हीं सवालों में वो फंस जाती है और फिर वो अपने भाई का नाम ले लेती है, जिसमें उसका भाई भी फंस जाता है यानी कि दिनेश भी फंस जाता है और उन दोनों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। हालांकि एक औरत ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इतना घिनौना कदम उठाया, हालांकि वो नहीं ऐसा करना चाहिए था उसको, वो जा सकती थी पुलिस स्टेशन में, लेकिन शायद पुलिस स्टेशन में जाती भी तो उसको उतना न्याय नहीं मिलता। उसने जो भी किया एक तरह से सही ही किया, ऐसे दरिंदों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन उस औरत ने बिल्कुल एक तरह से गलत भी किया, क्योंकि अगर वो उस व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाती, इच्छा उसकी पूरी नहीं करती, तो शायद आज वो व्यक्ति उसके पास जबरदस्ती नहीं आता और आज भी वो भी व्यक्ति जीवित रहता। खैर, आप बताइएगा कि इसमें कि गलती किसकी है, कौन गलत है कौन सही है। आप अपनी राय अपने प्रदेश के नाम के साथ शायद आप लिख सकते हैं, तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं। साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें, जिस भी एरिया में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें। जाते जाते कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट किया है, नसीमुद्दीन भाई जी हैं, AK अग्निहोत्री जी हैं और मोरुल हक जी हैं, बुलेट राजा जी हैं, SK हाशमी जी हैं, मिसम जी हैं, विक्रम राज जी हैं, लालू दीवाना ब्लॉग इनकी ID एक है वो है, और सुरेश नायक जी हैं, माधव जी हैं, रंजीत द्विवेदी जी हैं। आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। बाकी जिन लोगों का मैं नाम नहीं ले पाया हूँ उनके नाम मैं अगली वीडियो में ले लूंगा, आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।